मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की और जनता दल की। आपको पता है इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है, बयान यह है कि हम तो लड़ेंगे नीतीश कुमार के फेस चेहरे पे, हम तो लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, इसका फैसला हम चुनाव के परिणाम आने के बाद और हमारी संसदीय वोट करेगी। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए पैदा कर रहा है कि हमने देखा महाराष्ट्र में जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को सीटें अधिक आई तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, अब तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक भय व्याप्त है बिहार के चुनाव के मामले में भी। मुझे लगता है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई इसलिए भी है कि और जो इस बात को साबित करने के लिए जो कल जो सर्वे सी वोटर का सर्वे प्रसारित हुआ, वो अभी उस डर की पुष्टि करता है। किस प्रकार से कि आप देखेंगे जो सर्वे का रिपोर्ट है उसमें आगे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद के लिए जो एक सर्वे किया गया उसमें देखा गया कि 41% लोगों ने तेजस्वी यादव का समर्थन किया और नीतीश कुमार का समर्थन मात्र 18% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, स्पष्ट रूप से है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में दिन प्रतिदिन गिरावट आती जा रही है। नीतीश कुमार की जो छवि विशेष रूप से जो पूर्व के दिनों में बना था कि विकास पुरुष का, एक सुशासन बाबू का, कि नीतीश कुमार 3C से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से। इधर के दिनों में लगातार हम देखते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का विभिन्न मामला आ रहा है, लगातार पुलिया बिहार में गिरते जा रहे हैं, थाना से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। लगातार बिहार सरकार के अधिकारियों के यहाँ ईडी की रेड हो रही है और उनके यहाँ से करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। अभी जस्ट कुछ दिन पहले बिहार में एक डीईओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रवीण वशिष्ठ के यहाँ से, आप कह सकते हैं एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से 3 करोड़ नगद कैश पकड़ा जाता है। उतना ही नहीं, उनके पास लगभग 100 करोड़ की अवैध संपत्ति का बरामद होना, ये इस बात की पुष्टि करता है कि इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार एक तरह से चरम सीमा पार कर गई है। लगातार जिस प्रकार, उतना ही नहीं, एक और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का अभी विभाग बदल दिया गया। इस चर्चा तो ऐसी है कि विजय कुमार सिन्हा ने पथ निर्माण मंत्री के रूप में सिंगला कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी की जो फाइल है उस फाइल को खोल दिया था। और उस फाइल को खुलने का मतलब क्या था सबको पता है। उस फाइल को खुलने का मतलब है कि नीतीश कुमार के जो चहेते नौकरशाह है, ब्यूरोक्रेट्स है, उनका कहीं ना कहीं गला तक फंसा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, कई जो एक तरह से विजय कुमार चौधरी जो नीतीश कुमार के सरकार में नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी मंत्री है, उनके कुछ रिश्तेदारों के यहाँ जिस प्रकार से एक तरह से जो सीबीआई की रेड होती है, ईडी की रेड होती है और उसके बाद उनके यहाँ से अवैध संपत्तियां पकड़ी जाती है। उतना ही नहीं, कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल के कोषाध्यक्ष राधा चरण सेठ के यहां जिस प्रकार से नगद बरामद हुआ और उसके बाद एक लाल डायरी भी बरामद हुआ। ठीक है, तो इससे कई चीजें स्पष्ट हो रही है। और जो नीतीश कुमार की लोकप्रियता जिन कारणों से थी, मैंने जैसा कहा पहले ही कि 3C से नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, अब वही 3C नीतीश कुमार पर भारी पड़ता जा रहा है। ये क्राइम मैंने जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, आप देख रहे हैं प्रतिदिन बिहार में लूट, हत्याएं, बलात्कार, सब कुछ अपनी चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। ठीक है, तो केवल इसी कारण से कि इतना के बावजूद अभी भी बिहार की जनता लालू राबड़ी के शासनकाल से इसकी तुलना कर रही है, इसी कारण नीतीश कुमार बचे हुए हैं। अदरवाइज पटना हाईकोर्ट को नीतीश कुमार के शासनकाल के बारे में भी ये कह देना चाहिए था कि भाई जंगल राज बिहार में व्याप्त है, जंगल राज पार्ट 2 है ये। लेकिन चूंकि तुलना वर्स्ट से हो रही है, इसीलिए नीतीश कुमार की जान अभी तक बची हुई है। नीतीश कुमार के चेहरे पे वो दाग नहीं लगा है, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज है कि लालू प्रसाद यादव की तुलना में नीतीश कुमार कई गुना अधिक चालाक है।
नीतीश कुमार के शासनकाल में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, सृजन घोटाला, आप अनुमान लगा लिए चारा घोटाला की तुलना में कम से कम 20 गुना बड़ा घोटाला था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी बड़े व्यक्ति का गला उसमें फंसा नहीं। लेकिन क्या अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार सरकार की ट्रेजरी से कोषागार से पैसा किसी एनजीओ के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए? ये छोटी बात है। बगैर ऊपरी सह के, बगैर ऊपरी इशारे के ऐसा करना किसी भी नौकरशाह के लिए असंभव था। ठीक है, तो इन सब परिस्थितियों से भारतीय जनता पार्टी के मन में भी कहीं ना कहीं ये शंका है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता जिस प्रकार से गिरती जा रही है, कहीं अगर हमने अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार को घोषित कर दिया तो उसका परिणाम चुनाव में उल्टा हो सकता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना महंगा पड़ सकता है बीजेपी को। इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं भयभीत है, लेकिन भयभीत तो है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह कहने का साहस भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे। उसके पीछे जो कारण है उस कारण को समझने का प्रयास कीजिए। क्यों बीजेपी के पास एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है? बीजेपी के लिए नीतीश कुमार न उगलते बन रहे न निगलते बन रहे। बीजेपी न डाइजेस्ट कर पा रही है न उनको बाहर निकाल पा रही है। तो उसके पीछे कारण है जातिगत समीकरण। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ होते हैं तो जातिगत समीकरण, बिहार का जो जातिगत समीकरण है, जो जातिगत ध्रुवीकरण होता है, उसके आधार पर बीजेपी का जो अलायंस है वो एक तरह से अनडिफिटेबल हो जाता है, अपराजय हो जाता है। और यही एक ऐसा विषय है जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नहीं, हम रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, नीतीश कुमार को इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है। जिसका आपने देखा, चूंकि बिहार का राजनीतिक इतिहास ही ऐसा है, लालू प्रसाद यादव कितना भी एक तरह से कुशासन था, जंगल राज था, भ्रष्टाचार व्याप्त था, अपहरण उद्योग चलाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी एक सर्टेन वोटर्स लालू प्रसाद यादव के प्रति समर्पित है। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते हुए जिस प्रकार का लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में एक तरह से चपरासी की नौकरी देने के लिए भी जिस प्रकार से गरीबों से जमीन लिखवा ली गई, उनके सजातीय लोगों से लालू प्रसाद के परिवार ने जमीन लिखवाई, उसके बावजूद उनके सजातीय लोगों ने चुनाव में उनको वोट देना बंद नहीं किया। तो ये जो बिहार की जो फेनोमेना है, ये जो बिहार की सच्चाई है, ये जो बिहार की ग्राउंड रियलिटीज है, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है मित्रों। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं अंततोगत्वा अभी भले ही तेजस्वी यादव की लोकप्रियता 41% है, मतलब तेजस्वी यादव को तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, क्योंकि 10% वोट तो निर्दलीय भी विधानसभा चुनाव में ले आते हैं। मतलब 41% से लेकर 45% के बीच अगर वोट आ गया अगर राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन को, तो फिर उसका सरकार बनना तय है। लेकिन ऐसा होता नहीं है सामान्य रूप से। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप देखेंगे कि एक तो सबसे पहला चीज है कि जब अभी ठीक है, अभी चेहरे के आधार पे सर्वे हो रहा है, लेकिन जब चुनाव आता है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाता है, बिहार का चुनाव, आप कह सकते हैं कि हमने देखा है पूर्व में कि ये एकदम जातिगत समीकरण, जातिगत ध्रुवीकरण के आधार पर एकदम लोग वोट डालते हैं। ठीक है, एक तरफ मुस्लिम यादव हो जाते हैं, उनके साथ जुड़ता है केवल ये कि कैंडिडेट जो उम्मीदवार होता है उनकी जाति का मत जो होता है अलग अलग विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों में वो पोल होता है आरजेडी के पक्ष में। इसके अलावे जो रेस्ट अन्य मतदाता है उनका ध्रुवीकरण हो जाता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप कि एंटी मुस्लिम यादव पोलराइजेशन बिहार में होता है, जिस कारण से 2015 के बाद से 2020 में नीतीश कुमार की जीत हुई। ठीक है, 2015 का विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो आपको याद होगा कि कंप्लीट जातिगत समीकरण पर मोहन भागवत का एक बयान आया कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे। नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, उसके बावजूद बीजेपी को चुनाव हारना पड़ा बिहार में। कारण क्या था? कारण यह था कि केवल एक मुद्दा ऐसा था जिसने जो मोहन भागवत का बयान ही बीजेपी को बिहार में हरा दिया, वरना 2015 में बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति में होती। लेकिन ऐसा ध्रुवीकरण हुआ 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कि आप कह सकते हैं कि पिछड़े दलित समाज के जितने भी लोग थे उनके मन के अंदर यह बात डाल दी गई कि बीजेपी अगर बिहार में सरकार में आएगी तो आरक्षण छीन लेगी।
मोहन भागवत जो है आरक्षण की समीक्षा करेंगे। ठीक है, वैसे बाद में कई बार आरएसएस की तरफ से ये बयान दिया गया कि भाई हमने आरक्षण की समीक्षा की बात कही है, हमने आरक्षण हटाने की बात नहीं की है। आरएसएस का ये मानना था कि हम आरक्षण की समीक्षा इसलिए करेंगे कि जिन लोगों को अब तक आरक्षण मिलने के बावजूद, संवैधानिक रूप से मिलने के बावजूद आरक्षण का फायदा उठाने की स्थिति में वो जाति नहीं पहुंच पाई है, उनको हम पहचान कर उनके लिए विशेष व्यवस्था करेंगे। यह था कहना मोहन भागवत का, जिसका बार बार स्पष्टीकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा दिया गया, लेकिन फिर भी बिहार की जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। बिहार की जनता ने सीधा ये मान लिया कि अगर बीजेपी सरकार में आएगी तो मोहन भागवत के कहे अनुसार आरक्षण छीन लेगी। और इसी मुद्दे को लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी ने काफी हवा दिया और उनकी हवा जो है जनता के बीच जाकर अपना चमत्कार कर गई। ठीक है, उसी प्रकार से 2020 के चुनाव में देखिए, जब तक तेजस्वी यादव एक तरह से बिहार में कमाई, दवाई, सिंचाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहे, पहले 3 चरण के अंदर देखेंगे आपकी तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को बढ़त मिल रही थी। लेकिन चौथे, पांचवें, छठे चरण में जहां ये चुनाव जातिगत ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ा, क्योंकि नीतीश कुमार आ गए थे बीजेपी की तरफ, इसलिए बीजेपी गठबंधन की जीत हो गई। चौथे, पांचवें, छठे चरण में लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई एनडीए की। तो ये जो उदाहरण है, इसी कारण से कि बीजेपी ये फैसला नहीं कर पा रही है कि हम नीतीश कुमार को उगले या नीतीश कुमार को निगले, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का अगला मुख्यमंत्री हम घोषित करें, या नीतीश ये कहते रहे कि भाई चुनाव जीतने के बाद हम फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे या नित्यानंद राय मुख्यमंत्री होंगे या कोई अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो मुख्यमंत्री बनेगा या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब 2025 के चुनाव में बीजेपी जनता के सामने कई चेहरे रखने वाली है भावी मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, वो चेहरा होगा नीतीश कुमार का, वो चेहरा होगा सम्राट चौधरी का, वो चेहरा हो सकता है नित्यानंद राय का। ठीक है, कई चेहरे होंगे बीजेपी की तरफ से। ठीक है, वो चेहरा हो सकता है प्रेम कुमार का। ठीक, तो इस प्रकार चिराग पासवान का भी चेहरा हो सकता है कि बीजेपी, चूंकि जिस प्रकार का बॉन्डिंग नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के बीच में है, उसमें बीजेपी भी एक प्रयोग यह भी कर सकती है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दे। बीजेपी यह भी प्रयोग कर सकती है कि जिस प्रकार से आप देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा शिथिल है, अपनी पार्टी की कोई गतिविधि नहीं कर रहे, तो कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि इंटरनल अंडरस्टैंडिंग अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह के बीच यह अंडरस्टैंडिंग बन सकती है कि भाई आप अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना देते हैं। जिस प्रकार से असम में हेमंत बिस्व शर्मा को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो ऐसे कई खेल बीजेपी के दिमाग में चल रहे हैं, जिसका निराकरण तो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। अंतोगत्वा 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बिहार के इतिहास में सबसे मजेदार चुनाव होने वाला है। हमारी नजर भी बनी रहेगी, आपकी भी नजर बनी रहेगी, आपकी भी उत्कंठा बनी रहेगी। हम भी जितनी जो भी गतिविधियां हैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने लाते रहते हैं। हमारा प्रयास होता है कि ईमानदारी से आपके समक्ष हर समाचार को प्रस्तुत करें और उस समाचार का विश्लेषण करें। हमारा मकसद कोई पक्षपात करना नहीं है, न हम गोदी मीडिया है न मोदी मीडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।